Hello student, welcome to Chartered Coaching Classes. I am Jai Kishan Sharma and we will discuss the new chapter of NCERT. First chapter real number जिसका वेटेज है 6 मार्क. रियल नंबर इस चैप्टर में सबसे पहले जो थ्योरम है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये यूक्लिड ने इसको डिफाइन किया था कि किसी भी पॉजिटिव नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसको हम लोग बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist integers q and r such that a equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 and less than b. यहाँ पे देखो a क्या है, a हो गया यहाँ पे डिविडेंड, b क्या हो गया डिवाइजर, q क्या हो गया कोसेंट और r हो गया रिमाइंडर. किसी भी नंबर्स को हम लोग a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, q और r दोनों जीरो हो सकते हैं. ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे 16 है, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3 प्लस 1. अब यहाँ पे देखो 16 क्या होगा डिविडेंड हो गया, 5 क्या हो गया डिवाइजर हो गया, 3 क्या हो गया कोसेंट हो गया और 1 क्या हो गया रिमाइंडर हो गया. ऐसे 31 में क्या हो गया, 31 में a मतलब कि ये हो गया डिविडेंड और 7 हो गया डिवाइजर, 4 हो गया कोसेंट और 3 हो गया रिमाइंडर. मतलब किसी भी नंबर को हम लोग a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं. कोई भी नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो. ओके, इसी बेसिस पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड नंबर q एंड r फॉर ईच पेयर a और b सैटिस्फाइंग a इक्वल टू बी क्यू प्लस r वेयर r इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन b. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 13 एंड 5, तो 13 क्या हो गया a यानी कि डिविडेंड हो गया 13 और 5 क्या हो गया डिवाइजर. ठीक है ना, तो इसको अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 13 इक्वल टू 5 इंटू 2, 5 टू 10 हो गया और 10 प्लस 3 यानी कि 13 होगा. तो यहाँ पे q क्या आ गया 2 और 3 क्या आ गया r आ गया. ठीक है ना, ऐसे सेकंड वाला a इक्वल टू क्या है 9 और b इक्वल टू क्या है यहाँ पे 41, और 41 तो 9 को डिवाइड करता नहीं, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 41 इंटू 0 प्लस 9 ले सकते हैं. जहाँ पे 9 क्या होगा 9 हो जाएगा रिमाइंडर और q जो होगा वो क्या होगा 0 हो जाएगा. समझ में आया स्टूडेंट. नेक्स्ट सेकंड थ्योरम क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है कि जब भी हम लोग लेमा को किसी भी दो नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं तो उससे हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं. ठीक है ना, यहाँ पे डेफिनेशन देखो, द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग मतलब रिपीट करते हैं बार बार यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन टू गिवन नंबर्स इज कॉल्ड एज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम व्हिच इज यूज्ड इन फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स. ठीक है ना, एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लोग एल्गोरिथम का यूज करते हैं. मतलब कि लेमा को एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार रिक्वायरमेंट होती है उतनी बार हम लोग यूज करते हैं. ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ दिया हुआ है फाइंड एचसीएफ ऑफ 564 and 192 using Euclid's division algorithm. तो इसको कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखो नंबर कौन सा इसमें ग्रेटर है, तो 564 इज ग्रेटर देन क्या है 192. तो 564 यानी 564 इज ग्रेटर देन 192 है. तो यहाँ पे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे. ठीक है ना, तो उसी फॉर्म में लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में. तो 564 इक्वल टू क्या हो गया 192 इंटू 2 प्लस 180. अगर इसको स्प्लिट कर दिया जाए, एक्सपेंशन किया जाएगा तो इस फॉर्मेट में आएगा ये. ठीक है ना, यहाँ पे देखो 180 क्या आ गया रिमाइंडर, और रिमाइंडर 0 नहीं है. तो जब रिमाइंडर अगर 0 नहीं होता है तो फिर से हम लोग रिपीट करते हैं इसी लेमा को. देखो यहाँ पे अगले स्टेप में r डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब रिमाइंडर कितना है 180 जो कि 0 नहीं है. तो फिर से हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा. अब यहाँ पे जो भी डिवाइजर होगा वो डिविडेंड तरह रखेंगे और जो भी रिमाइंडर होगा उसको डिवाइजर की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे यहाँ पे. तो 192 यहाँ पे आ गया और 180 क्या हो गया डिवाइजर हो गया. तो 180 इंटू 1 प्लस का 12 आ जाएगा 192. अभी देखो यहाँ पे फिर r क्या है 12 आ गया, मतलब रिमाइंडर क्या आ गया 12, और रिमाइंडर 12 है यानी कि 0 नहीं है. तो फिर से हमें इस लेमा का यूज करना पड़ेगा. फिर अप्लाई करेंगे हम लोग
तो अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे डिवाइजर था वो डिविडेंड हो गया और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर हो गया। तो 180 को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 12 इंटू 15 और प्लस 0। 0 इसलिए क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ये टोटली डिवाइड हो रहा है 12 से। तो टोटली डिवाइड हो गया या नहीं, रिमाइंडर क्या गया, 0। अब इस स्टेप में देखो r क्या गया, 0। सो वी स्टॉप दिस प्रोसेस हियर एंड b इक्वल टू 12। मतलब अब जब 0 आता है तो प्रोसेस को क्या करते हैं, हम लोग स्टॉप कर देते हैं, और जो भी यहाँ पे डिवाइजर मिलता है यानी कि जो b मिलता है वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे b इक्वल टू कितना आ गया, 12, इसलिए रिक्वायर्ड एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसमें क्या होता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर है, तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर की बात कर ले। देखो दो टाइप के नंबर्स होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर, दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, मतलब कि सिर्फ 2 ही उसके फैक्टर्स होते हैं, वो होता है प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर होते हैं, अगर प्राइम नंबर को छोड़ दिया जाए तो कंपोजिट नंबर, जितने भी प्राइम नंबर के अलावा जो नंबर होते हैं वो सब कंपोजिट नंबर होते हैं। 1 जो होता है वो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर दोनों नहीं होता है, तो 1 को हम लोग कभी उसमें काउंटिंग में लेते नहीं है। हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्राइम नंबर। पहला प्राइम नंबर क्या होता है, 2, फिर क्या होता है 3, 5, 7 एंड सो ऑन। और फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 हो गया, सेकंड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये कंपोजिट नंबर होते हैं जो एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग प्राइम के नंबर के रूप में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे 90 लिखा हुआ है, तो 90 को कैसे हम लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये देखो सभी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 2 इंटू 3 पावर 2 कर दिया, क्योंकि 2 टाइम्स है इसलिए इसका पावर कितना हो गया, 2 इंटू 5 हो गया, ठीक है। और इसी डिपेंड एक क्वेश्चन और देखते हैं। चेक वेदर 6 raised to n as end with the digit 0 for any natural number n, ठीक है। मतलब क्या 6 पावर n है, n कोई भी नेचुरल नंबर है, तो उसके लिए क्या इसकी वैल्यू में 0 आएगा क्या आंसर लास्ट में, मतलब जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसमें लास्ट में 0, लास्ट डिजिट 0 होगा क्या। तो इसको हम लोग कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखो 6 पावर जो n है, यहाँ पे लिखा हुआ 6 पावर जैसे n है, उसको अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 रेस्ट टू n आ जाएगा, यानी 2 रेस्ट टू n और 3 रेस्ट टू n, ठीक है ना। कभी भी कोई भी नंबर अगर हमें चेक करना है कि इसके लास्ट में 0 आएगा, अगर कोई भी नंबर के पावर में दिया हुआ और चेक करना है कि इसके लास्ट में 0 आएगा क्या, तो उसके लिए ये जरूर देखेंगे कि क्या उसके मल्टीपल में 2 और 5 आ रहे क्या। अगर 2 और 5 आ रहे तो 0 आने वाला, क्यों, क्योंकि 2 5 से 10 होता है, तो लास्ट में एक 0 बनेगा। तो 2 और 5 कम से कम एटलीस्ट 1 टाइम्स तो होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो फिर 0 नहीं आएगा। तो इसके एक्सपेंशन में देखो क्या लिखा है, 6 रेस्ट टू n जो लिखा हुआ है 2 इंटू 3 रेस्ट टू n इक्वल टू 2 रेस्ट टू n 3 रेस्ट टू n, इसमें कहीं 5 है रहेगा, आ रहा क्या, नहीं आ रहा। तो 5 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि इसके एंड में 0 नहीं आने वाला है। आप फिर से देखो इसमें पूरा लिखा हुआ है, इफ द नंबर 6 रेस्ट टू n फॉर एनी n वेयर 2 were to end with the digit 0, then it would be divisible by 5. 5 से divisible होना चाहिए। That is the prime factorization of 6 raised to n would contain the prime 5. That is not possible because 6 raised to n equal to क्या लिखा है, 2 into 3 raised to n equal to 2 raised to n 3 raised to n. So the only prime in factorization of 6 raised to n is 2 and 3. 5 नहीं है, सिर्फ क्या है 2 and 3 है। So the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there is no other primes in the factorization of 6 raised to n. So there is no natural number. There is no natural number n for which 6 raised to n end with the digit 0. तो अगर 6 है, अगर 6 में जैसे 2 3 आ रहा है, इसके अलावा अगर 5 भी आता, अगर कोई अदर नंबर होता, तो 5 अगर आता तो हम सीधे कह सकते हैं कि लास्ट में 0 आता है, अदरवाइज 0 नहीं आएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p upon q where p and q are इंटीजर and q does not equal to 0 is called रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम लोग p upon q के फॉर्म में ले सके, अगर p upon q फॉर्म में नहीं ले सकते हैं तो वो इरेशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 5 हो गया, 3 हो गया, 3.7 हो गया,
20 हो गया, या 3/7 हो गया, 22/7 हो गया, 3.333 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3.33 एंड सो ऑन लिखा है, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, मतलब कि ये रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तब भी वो रैशनल नंबर ही होते हैं। अगर रिपीट नहीं हो रहा कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ, अगर रिपीट नहीं हो रहा तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, इरेशनल नंबर, any number which cannot be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is called irrational numbers। तो irrational number में क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे √2, √3, √5, पाई की वैल्यू 22/7, जैसे फर्स्ट वाले यहाँ पे देखो दिया हुआ है 22/7, यहाँ पाई भी दिया हुआ है, बट ये जो 22/7 पाई है ये अप्रॉक्स होता है, ना कि इक्वल होता है। पाई की वैल्यू जो होती है वही रैशनल नंबर होती है। इसको अगर आप वैल्यू चेक करोगे तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो इस केस में पाई जो होता है इरेशनल नंबर होता है, 22/7 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ये और ये दोनों इक्वल नहीं होते, हम लोग सिमिलर यानी अप्रॉक्स रखते हैं हम लोग इक्वल में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं आगे। पॉइंट टू बी नोटेड, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप हमेशा याद रखेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिगार्डिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर x इक्वल टू p अपॉन q, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। पहला कंडीशन इसमें क्या है कि अगर x, इफ x इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अगर x क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to m into 2 raised to n, where m and n are not negative integers। अगर इस फॉर्म में है 2 raised to m and 5 raised to n की फॉर्म में है कौन, q की वैल्यू, तो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इसका सेकंड पॉइंट देख लो, इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 raised to m 5 raised to n, then x is not terminating, x is a non terminating repeating decimal expansion। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है, मतलब कि इसको डिवाइड करते रहो वो खत्म नहीं होगा, लेकिन रिपीट होता रहेगा, एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा। हो सकता है 2 नंबर रिपीट हो, 3 नंबर, मतलब रिपीटिंग जरूर होगा। इसका थर्ड कंडीशन क्या है, इफ एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दैट एक्सपेंशन इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, मतलब कि ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो इसका कैसा नंबर होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है इसका, सेकंड पॉइंट क्या है, कंपोजिट नंबर। अभी मैंने इस पर डिस्कस किया था कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर वो होता है जो प्राइम नंबर को छोड़कर बाकी जो नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। हमेशा पॉजिटिव नंबर लेंगे और 1 को छोड़ देंगे। 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर इज रैशनल नंबर विच इज डिविजिबल बाय एटलीस्ट अ नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, मतलब 1 और खुद से के अलावा अगर कोई उसका फैक्टर है तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, अब एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ एक फॉर्मूला होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब अगर 2 नंबर का हमें एचसीएफ एलसीएम मल्टीप्लाई करें तो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, फोर्थ नंबर अगर जैसे अगर 3 नंबर है तो एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर, जैसे 3 पी क्यू आर नंबर है, उनका एचसीएफ निकालें इंटू एचसीएफ एलसीएम निकालें, उनका मल्टीप्लाई करें तो उनके तीनों के प्रोडक्ट तीनों के मल्टीपल के इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं जो नीचे लिखा हुआ है, एलसीएम ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू पी इंटू क्यू इंटू आर, एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर अपॉन एचसीएफ ऑफ पी क्यू, एचसीएफ ऑफ क्यू आर, एचसीएफ ऑफ पी आर। ठीक है ना, ऐसे एलसीएम निकाल लिया। अब एचसीएफ निकाले तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी क्यू आर इंटू रखेंगे एलसीएम ऑफ पी क्यू आर, एलसीएम पी क्यू, एलसीएम क्यू आर, एलसीएम पी आर। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग 3 नंबर्स का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बाकी रिमेनिंग पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।